बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह करीम से दुआ करता हूँ कि आप सदा शादो आबाद रहें। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, इस कहानी के इससे पहले आप 34 किस्तें सुन चुके हैं। अब 35वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। वो वसूख से बोली, किस्मत के बारे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये आपकी महारत ही थी जिसकी वजह से आप उसकी गोली का शिकार होने से बच गए। और अगर आपको एक लम्हे की देर हो गई होती तो यकीनन आप अपना सर पीछे न हटा पाते। मैंने मुंह बनाया, तुम बस मुझे झूठी तसल्लियां दे रही हो। राजू, मेरी आंखों में देखो। उसकी हल्की नीली आंखें झील सैफुल मलूक से भी गहरी थीं। मैं उनकी गहराइयों में डूबता चला गया। उसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई थी। राजू, मैं झूठ नहीं कहती और कभी मुझे मायूस न करना। मुझे आप पर बहुत मान है, बहुत भरोसा और बहुत यकीन है। कभी किसी से हार न मानना, वरना आपकी पलवशें नहीं रहेगी, गम से मर जाएगी। उसका मायूस लहजा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। मैं फौरन बोला, पगली, ऐसी बातें नहीं करते। निक स्टुअर्ट तो मेरे बाएं हाथ की मार है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। जानती हूँ। उसके चेहरे पर सुकून फैल गया। अब बस जल्दी से उसका कांटा खत्म करो और मेरे पास पहुंचो। मेरा एक एक पल साल बनकर गुजर रहा है। उसी वक्त मेरी आंख खुल गई और मैं कोशिश के बावजूद सो नहीं सका था। सुबह की नमाज पढ़कर मैंने नाश्ता किया और तुलुए आफ्ताब के साथ नई ल्यूपोल्ड साइट निकालकर उसे सिफर करने के लिए गार से बाहर निकला। रेंज मास्टर का पूरा थैला ही मैं उठा कर ले आया था कि सिफरिंग में फासला नापने वाले आले और विंड मीटर वगैरह की भी जरूरत थी। कमांडर अब्दुल हक ने मुझे राइफल के साथ गार से बाहर जाते देख लिया था। वो भी मेरे पीछे चला आया था। उसकी आमद से पहले मैं चंद फायर कर चुका था। ज़ीशान भाई, लगता है तैयारी शुरू कर दी है। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। कल सुबह सवेरे दोबारा जा रहा हूँ। मेरे लिए किसी समझदार साथी का इंतखाब कर लूँ। वो मुस्कुराया, यहाँ पर मुझसे समझदार कोई भी नहीं है, तो फिर खुद ही तैयार हो जाना। मैंने एलिवेशन और डिफ्लेक्शन नाब में मुनासिब तब्दीली करते हुए कहा। उसने मुंह बनाया, मैं तो पिछली बार भी तैयार था। मैंने कहका लगाया, आपकी ज़िंदगी के कुछ दिन बकाया थे न, तभी आप साथ न जा सके। उसका कहका मुझसे भी बुलंद था। अच्छा, कैदी से किस वक्त पूछगछ करोगे? आखिरी गोली फायर कर लो, फिर चलते हैं। मैं राइफल के पीछे लेटकर सिफरिंग को परखने के लिए तैयार था। कोई मुनासिब पत्थर ढूंढने के लिए मैंने साइड में देखते हुए बैरल को घुमाया। मैं नज़दीकी पहाड़ी पर कोई हदफ तलाश कर रहा था। अचानक मुझे दूर एक पहाड़ी पर हरकत नजर आई। ये वही पहाड़ी थी जिस पर कल अकरम शहीद हुआ था। मज़कूरा पहाड़ी का ज़मीनी फासला तो ज़्यादा था, मगर हवाई फासला 2 किलोमीटर ही के बकदर होगा। वो पहाड़ी हमारे ठिकाने से ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ थी। मैंने फ़ौरन लेज़र रेंज फाइंडर से फासला नापा। 2100 मीटर बन रहा था। बुलंदी का जाविया नाप कर मैंने हिसाब लगाया। 1950 मीटर की रेंज निकली। मैंने फ़ौरन मतलूबा रेंज लगाई और आई गलास से मखसूस फासला रखकर अपना गाल बट पर टेक दिया। मेरी तेजी देखते हुए कमांडर अब्दुल हक को भी शक गुजरा था। खैर तो है, बड़ी तेजी का मुजाहरा कर रहे हो। खुशगवार हैरत के इजहार के साथ उसने थैले से दूरबीन उठाकर आंखों से लगा ली। कल हम जिस पहाड़ी पर गए थे वहां हरकत नजर आ रही है। ये कहते हुए मैंने साइट में झांकते हुए कहा, 6 नहीं 7 आदमी हैं। 8, 9, 10, 3 ढलान पर हैं। कमांडर ने पुरजोश लहजे में तुसी की, मगर फासला कुछ ज्यादा नहीं है। उसकी बात का जवाब देने के बजाय मैंने एक साकन आदमी पर शस्त बांधी जो शायद वायरलेस पर बात कर रहा था। लबलबी दबाते ही हल्की सी ठग हुई और मज़कूरा शख्स उछल कर नीचे गिर गया था। उसे तड़पते देखकर दाएं बाएं मौजूद अफराद से संभालने के लिए उसकी तरफ बढ़े। मजीद 2 के गिरते ही बाकियों की समझ में ये बात आ गई थी कि तड़पने वालों को संभालने से ज्यादा अपने जिस्म को आड़ में रखना अहम होगा। 3 आदमी मुखालिफ जानब की ढलान पर उतर कर मेरी नजरों से ओझल हो गए थे, जबकि एक मेरी तरफ मौजूद ढलान में उतरने की हमाकत कर रहा था। उसके 3 साथी और भी इस तरफ मौजूद थे और अपने साथियों की चीखों पुकार सुनकर वो भी ऊपर की तरफ देखने लगे थे। ढलान पर मौजूद आदमियों का अपने मरने वाले साथियों से इतना ज्यादा फासला नहीं था कि मुझे रेंज में कोई तब्दीली करना पड़ती। मैंने जल्दी से मैगजीन तब्दील की कि पहले वाली मैगजीन में सिर्फ 3 ही गोलियां मौजूद थीं। नई मैगजीन लगाते ही मैंने राइफल काक की और अगली गोली पनाह के लिए गलत समत का चुनाव करने वाले को ले डूबी। ढलान पर पहले से मौजूद 3 आदमी आड़ की तलाश में ऊपर की तरफ भागे, क्योंकि उन्हें गोलियां चलने की समत मालूम हो गई थी। चंद गज चढ़ाई चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसी चढ़ाई पर भाग कर नहीं चढ़ा जा सकता था। अगली 2 गोलियों ने मजीद 2 को जद्दोजहद से बेनियाज कर दिया था। तीसरा एक झाड़ी में दुबक गया, लेकिन उसकी बदकिस्मती की झाड़ी सिर्फ नजरी आड़ दे सकती है, गोली के लिए कोई हिफाजत मुहैया नहीं करती। उसके साथ ही मुझे दूर से फायर की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। यकीनन वो अंधाधुंध फायर
फायर करके एमुनेशन को जाया कर रहे थे। 2-3 लम्हे झाड़ी पर शस्त्र बांधने के बाद मुझे उसका हेवला नजर आने लगा था। उसके सर वगैरह का तो कोई खास अंदाजा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अंदाजे ही से गोली फायर कर दी। झाड़ी में होने वाली हलचल ने मुझे कामयाब फायर की नवीद सुनाई थी। यार स्नाइपर वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे साथ बेटा अब्दुल हक पता नहीं मेरी तारीफ कर रहा था या मुजम्मत। मैंने अपनी शस्त्र बुलंदी पर पड़ी लाशों की तरफ मुंतकिल करते हुए कहा, फौरन कमांडर जिला खान को कहो कि एक पार्टी तैयार करे। मैं यहीं लेटे हुए दुश्मन को लाशें उठाने से रोकूंगा। वो रोशनी खत्म होने से पहले किसी लाश को हाथ नहीं लगा सकते। कमांडर के आदमी छुपते हुए मुनासिब जगहों पर मोर्चे संभाल लें। वो अंधेरा चाहते ही अपने साथियों की लाशें उठाने आएंगे और उसी वक्त किसी को वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कहते हुए वो गार के अंदर की तरफ भाग पड़ा। मैं स्नाइपर की अजली हठधर्मी और जिद का मुजाहरा करते हुए उसी तरफ मुतवज्जा रहा। हमें तरबियत के दिनों में कई घंटों तक एक ही जानब शस्त्र बांध कर लेटना पड़ता था। पूरे दिन में हदफ ने सिर्फ 30 सेकंड के लिए नमूदार होना होता था। फायर करने के लिए एक ही गोली होती थी और नाकामी की सूरत में उस्ताद राव तसव्वुर का सामना करने के ख्याल ही से हमारी रूह फना होने लगती थी। सरदार खान तो कहा करता था कि अगर कोई हदफ पर गोली ना मार सके तो उसके लिए बेहतर यही है कि वो उस गोली को अपने सर में मारकर इज्जत की मौत कबूल कर ले। वरना राव तसव्वुर साहब की जली कटी बातें सुनकर उसने बाद में वैसे ही खुदकुशी कर लेना है। हम सब तसव्वुर साहब से इतना ही डरते थे जितना कौवा गुलेल, चूहा बिल्ली और हिरन शेर से डरता है। लेकिन तरबियत के बाद हमें मालूम हुआ कि बज़ाहिर नहायत सख्त दिल और बेरहम नजर आने वाले राव तसव्वुर साहब दिल के कितने नर्म और हमदर्द इंसान हैं। छोटी छोटी बातों पर जज्बाती होकर आंखें नम करने वाले हमारे शफीक उस्ताद ने बस तरबियत के दिनों में जल्लाद का रूप इख्तियार किए रखा। और सच तो ये है कि हमारे जितने भी उस्ताद थे, अगर उनकी मार और फटकार न होती तो हम कभी भी इतनी सख्त मशकों से न गुजर सकते। बाद में सरदार खान अक्सर राव साहब के बेइज्जती भरे वाज को सुनने के लिए काफ़ी उल्टी सीधी हरकतें कर जाया करता था, मगर तरबियत के दिनों वाली बात फिर कभी मुयस्सर न हुई। हमारे एक दोस्त कहा करते थे कि असल मज़ा आता ही उस बेइज्जती का है जो हकीकतन बेइज्जती महसूस हो, और जब बेइज्जती नसीहत महसूस होने लगे तब उसमें वो मज़ा नहीं रहता। 10-15 मिनट के अंदर ही जिला खान अपने 10 आदमियों के हमरा तैयार होकर वहाँ पहुँच गया। वो खुद अपने आदमियों के हमरा जा रहा था। हदफ से शस्त्र हटाए बगैर मैंने उन्हें मुखालिफ स्नाइपर की गोली से बचने के लिए ज़रूरी हदायत की। कमांडर अब्दुल हक ने उन्हें मतलूबा पहाड़ी की निशानदेही कराई और उसके साथ ही उन्हें मखसूस जगह बताई जहां वो छुप कर दुश्मन का इंतजार कर सकते थे। अगर उन्हें जरा सी हरकत भी नजर आ गई तो दुश्मन कभी भी वहां आने की गलती नहीं करेगा। ये भी मुमकिन है कि वो पूरी पहाड़ी को घेर कर शिकारियों को शिकार कर डाले, इसलिए बड़ी एहतियात का मुजाहरा करते हुए जाना है। और फिक्र न करना, अंधेरा छाने तक वो अपने साथियों की लाशों को हाथ नहीं लगा सकते। और याद रखना, मुखालिफ स्नाइपर की तरफ से किसी को भी निशाना बनाने की कोशिश की जाए तो वहां ठहरने की जरूरत नहीं। इसका साफ मतलब यही होगा कि वो तुम्हारी मौजूदगी से वाकिफ हो गए हैं। ऐसी सूरत में लौटने की करना। मैंने उन्हें आखिरी हदायत की। जिला खान खुशगवार लहजे में बोला, ठीक है कमांडर, कहते हुए अपने साथियों के साथ नशीब में उतरने लगा। कमांडर अब्दुल हक ने ख्वाहिश जाहिर की, मुझे भी जाना चाहिए। आपकी जहां ज्यादा जरूरत है, फिलहाल खाली मैगजीन में गोलियां भर दो और फिर दुश्मन की नकलो हरकत पर नजर रखना होगी। वो मेरे साथ बैठकर मैगजीन में गोलियां भरने लगा। मैं मुसलसल हदफ के इलाके का जायजा ले रहा था, लेकिन लगता यही था कि उन्हें सख्ती से हरकत न करने का हुक्म दे दिया गया था। एकदम ख्याल आने पर मैंने अब्दुल हक को कहा, कमांडर अंदर से उनका वायरलेस सेट तो उठा लाओ। वो अंदर की तरफ बढ़ गया। वापसी पर उसके हाथ में दुश्मन से छीना हुआ वायरलेस था। मेरे साथ बैठकर उसने वायरलेस ऑन किया और चैनल तब्दील करने लगा। जल्दी ही उसने मतलूबा चैनल ढूंढ लिया था। एक भारी सी आवाज मेरे कानों में पड़ी, कोई हरकत भी नजर नहीं आ रही कमांडर, ओवर। एक आदमी को ऊपर भेजो मगर एहतियात से, और तमाम लाशों को अपनी जानब की ढलान पर इकट्ठा कर लो। यहाँ से 20 आदमियों की एक पार्टी भेज दी है, ओवर। दूसरी आवाज थोड़ी मध्यम आ रही थी, यकीनन फासला ज्यादा होने की वजह से उसकी आवाज मध्यम और कट कट कर आ रही थी। पहली सुनाई देने वाली आवाज ने कहा, परली ढलान पर भी हमारे 4 साथी मौजूद थे, उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही, ओवर। पहले ऊपर वाली लाशें इकट्ठी कर लो, अगर गोली वगैरह नहीं चलती तो वो भी उठा लाना, ओवर। ठीक है कमांडर, ओवर। और कमांडर के ओवर एंड ऑल कहने के बाद खामोशी छा गई। चंद लोगों बाद ही कुर्बानी का एक बकरा मोहतात अंदाज में अकरबी ढलान से नमूदार हुआ। चूंकि मैं उन्हें यह तासुर देना चाहता था कि यूं ही वो सामने आएंगे, मारे जाएंगे, तभी उसके सामने आते ही मैंने ट्रैगर दबाकर उसके नातवा कंधों से साथियों की लाशें इकट्ठा करने का बार हटा दिया था। अब उसकी लाश की फिक्र भी दूसरों ने करना थी। उसका तड़पना नहीं रुका था कि वायरलेस जाग उठा। वही पहले वाला शख्स घबराई हुई आवाज में पुकार रहा था, एहतिशाम फॉर मुबीन, ओवर। सेंड योर मैसेज, ओवर। मुबीन की मध्यम आवाज उभरी,
एहतिशाम ने कहा, कमांडर शामिल खान को भेजा था, वो भी बाकी नहीं रहा। ओवर। कमांडर मुबीन ने झिलाई हुई आवाज में कहा, ठीक है, अब हरकत नहीं करना और आने वालों को भी अंधेरा छाने का इंतजार करने को कहना है। ओवर एंड ऑल। उसके लहजे में शामिल झुंझलाहट जाहिर कर रही थी कि किसी नामालूम स्नाइपर पर उसे कितना गुस्सा आया हुआ था। अचानक वायरलेस से एक निस्वानी आवाज उभरी, वो अंग्रेजी में बात कर रही थी। मुबिन, जब मना किया गया है तो फिर अपने आदमियों को क्यों सामने आने दिया है? ओवर। उसने मुबीन नाम की मिट्टी पलीद करते हुए उसीले लहजे में कहा था। मुबीन ने नादम लहजे में कहा, सॉरी मैडम, मैंने सोचा शायद वो खबीस दफा हो गया हो। ओवर। निकी ने कल बताया था ना कि कोई पेशावर स्नाइपर है। ओवर। अंदाजे के मुताबिक मैं लोरा ब्राउन की आवाज सुनने की सआदत हासिल कर रहा था। मुबीन ने कहा, अब एहतियात करेंगे मैडम। ओवर। मैं और निकी उसकी तलाश में जा रहे हैं, तुम अंधेरा होने से पहले लाशें न उठवाना। शाह और करीम हमारे साथ है। ओवर एंड ऑल। करीम, यकीनन वो करीम को कह रही थी। मैं फौरन उठ बैठा। कमांडर अब्दुल हक इंग्लिश नहीं जानता था, पूछने लगा, ये शायद लोरा ब्राउन थी, क्या कह रही थी? हाँ, मेरा भी यही ख्याल है, मैंने इस बात में सारी लाते हुए कहा। वो मेरी तलाश में निकल रहे हैं और मेरे अंदाजे के मुताबिक उन्हें उस रास्ते से ही आना चाहिए। मैंने शुमाल मगरब की पहाड़ियों की तरफ उंगली से इशारा किया, क्योंकि जुनूब की जानिब से उन्हें एक तो तवील चक्कर काटना पड़ेगा और दूसरा उस तरफ से आते वक्त वो मेरी नजर में आ सकते हैं। और निक जैसा स्नाइपर कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। तो उसने सवालिया नजरें उठाई। अगर हम उनसे तेज रफ्तारी का मुजाहिरा करते हुए उस बुलंदी पर पहुंच गए तो शायद कोई कामयाबी हाथ लग जाए। मैंने शुमाल की जानिब मौजूद एक ऊंची पहाड़ी की तरफ इशारा किया था। अब्दुल हक बोला, अगर हम चले गए तो वो लाशें उठाने की कोशिश कर सकते हैं और अभी तक जिला खान अपने आदमियों के साथ वहां नहीं पहुंच सका है। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, अब वो हरकत नहीं करेंगे। लोरा ब्राउन इसी मुतल्लक बात करते हुए उसे डांट रही थी। चलो फिर। उसने फौरन रजामंदी जाहिर कर दी थी। अपना सामान समेटते हुए हम चल पड़े। वहां मौजूद आदमियों को हमने अपने जाने की समत का बताते हुए जिला खान तक भी फौरन ये इतला पहुंचाने का कहा था। उसके साथ ही मैंने उन्हें ताकीद की थी कि वो गार से बाहर न निकलें, क्योंकि निक स्टुअर्ट का निशाना वही पहाड़ी और उसके दाएं बाएं मौजूद 2 पहाड़ियों ने बनना था जहां पर उसके साथी मेरा निशाना बने थे। वहां उन्हें निशाना बनाने के लिए इन्हीं 3 बुलंदियों से फायर किया जा सकता था और निक जैसे तजुर्बाकार स्नाइपर से बाइद था कि वो ये अंदाजा न लगा पाता। अब मुझे उस पर सिर्फ इतनी फोकियत हासिल थी कि उसके इरादे का पता चल गया था। रेंज मास्टर का झोला मेरी पीठ पर लदा था। कमांडर अब्दुल हक ने हाथों में कलशनकोफ थामी हुई थी। हम तेज रफ्तारी से चलते हुए अपने ठिकाने की मशरकी जानिब उतरे और फिर नाले में बेफिक्री से चलते हुए आगे बढ़ गए। वो नाला फरलांग भर मशरक की तरफ जाकर शुमाल की जानिब मुड़ रहा था। मेरे पास चूंकि वजन ज्यादा था, इसलिए कमांडर अब्दुल हक मुझसे 2-3 कदम आगे चल रहा था। रेंज मास्टर का वजन तकरीबन 17 किलोग्राम है। गोया ये एक राइफल 4-5 क्लशनकोफों के बकदर वजनी होगी। स्नाइपिंग का बकिया सामान अलबत्ता कमांडर अब्दुल हक ने अपने झोले में डाला हुआ था। मेरी कोशिश थी कि जल्द अज जल्द हम उस बुलंदी पर पहुंच जाएं। नाले में होने की वजह से दुश्मन की वायरलेस सेट पर की गई गुफ्तगू हमें सुनाई नहीं दे रही थी। तेज रफ्तारी से चलने की वजह से हमारे सांस फूल गए थे। अब नाला बतदरीज बुलंद हो रहा था। चढ़ाई चढ़ते हुए मुझे पलवाशा की याद आ गई। वो बहुत तेज रफ्तारी से पहाड़ियों पर चढ़ा करती थी। सर हिलाकर मैंने उसकी यादों को दूर झटका, क्योंकि इस वक्त मुझे एक शातर स्नाइपर से लड़ने की हिकमत अमली सोचना थी और पलवाशा की याद मुझे हर चीज से गाफिल कर दिया करती थी। एक छोटी पहाड़ी अबूर करके हम दूसरी जानब उतरे। नशीब में जाते हुए हमारे कदमों की रफ्तार तेज थी। नाले में पहुंचते ही ऊंचाई का सफर शुरू हो गया। कमांडर अब्दुल हक ने बाअसरार मुझसे रेंज मास्टर का थैला ले लिया था। अब हम मतलूबा पहाड़ी की बुलंदी तय कर रहे थे। ऊपर चढ़ते हुए हमने मशरकी जानब का इंतखाब किया था और यूं हम निक स्टुअर्ट की नजरों में आए बगैर ऊपर पहुंच सकते थे। हमारा ठिकाना उस पहाड़ी के जनूबी समत में पड़ रहा था। उस ठिकाने से निक स्टुअर्ट की जगह शुमाल मगरब में बन रही थी, जबकि यहाँ से उसका मकाम जनूब मगरब की जानिब बन रहा था। हमें उस बुलंदी पर पहुंचते हुए 1.5 घंटा लग गया था। ऊपर पहुंचते ही हमने 2 मिनट सस्ता कर अपनी सांस बहाल किए और फिर मैं फौरन राइफल को जोड़ने लगा। सबसे आखिर में टेलीस्कोप साइड जोड़ रहा था। इस दौरान कमांडर अब्दुल हक दूरबीन निकाल कर इलाके का जायजा लेने लगा। राइफल जोड़कर मैंने सबसे पहले फायर करने के लिए मुनासिब जगह तलाश की और फिर उस पहाड़ी का टेलीस्कोप की मदद से जायजा लेने लगा, जिस पर मेरे ख्याल में निक स्टुअर्ट ने पहुंचना था। यह भी मुमकिन था कि वो किसी दूसरी पहाड़ी का इंतखाब करता, लेकिन एक स्नाइपर होने के नाते अगर मैं उसकी जगह होता तो उसी पहाड़ी का इंतखाब करता और फिर वो मुझे नजर आ गए। मेरा अंदाजा गलत साबित नहीं हुआ था। वो उस पहाड़ी के शुमाल मगरबी कोने से ऊपर चढ़े थे। उनकी तादाद 4 थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला यह था कि मुझे निक स्टुअर्ट की पहचान नहीं थी, बल्कि निक तो क्या, उस फासले से लोरा ब्राउन का इम्तियाज भी नहीं हो रहा था। तमाम ने सरों पर गर्म टोपियां ओढ़ी हुई थी। फासला नापने पर मुझे 1900 मीटर मालूम हुआ था। उनका रुख पत्थर की एक बड़ी चट्टान की तरफ था।
और मुझे शक था कि उस चट्टान के जनूबी जानिब मोर्चा संभाल कर वो मेरी नजर से ओझल हो जाते। इससे पहले मुझे अंदाजे से निक स्टीवर्ट को पहचान कर निशाना बनाना था। एक आदमी पीठ पर झोला उठाए हुए था। लामुहाला उस झोले में स्नाइपर राइफल ने होना था और उसके साथ ये भी तयशुदा बात थी कि राइफल को उठाने वाला निक स्टीवर्ट नहीं हो सकता था। बाकी तीनों में से अंदाजे से दरमियान में चलने वाले पर निशाना साधते हुए मैंने गोली ताक दी। देर करने की सूरत में उन्होंने बड़ी चट्टान की आड़ में पहुंचकर मेरी नजर से गायब हो जाना था। गोली खाकर वो उछल कर मुखालिफ समत में गिरा था। उसके दाएं बाएं चलने वाले दोनों अफराद ने इतनी तेजी से जमीन पर गिरकर लड़कते हुए पत्थरों के अकब में पनाह ली थी कि मैं उन्हें निशाना बनाने की कोशिश ही नहीं कर सका था। अलबत्ता सामान उठाने वाला पहले तो शाख की कैफियत में खड़ा रह गया था और फिर शायद किसी के कहने पर उसने हरकत में आने की कोशिश की थी, लेकिन उसे देर हो गई थी। यकीनन उसका जमीन पर लेटने का 100% इरादा था, मगर उसके इरादे को अमली जामा मेरी गोली ने पहनाया था। गरीब अपनी पीठ पर लदा थैला भी न उतार सका। वजनी थैले ने उसे सुकून से तड़पने भी नहीं दिया था। राइफल को दोबारा काक करते हुए मैंने उन दो पत्थरों को अपनी नजर में रख लिया था जिसके पीछे बकिया दो आदमी छुपे थे। उनकी तेजी देखते हुए मुझे अंदाजा हो रहा था कि वो दोनों ही मेरा असली हदफ थे। मेरा ख्याल है असली आदमी बच गया है। कमांडर अब्दुल हक मेरे साथ ही लेट कर दूरबीन से जायजा ले रहा था। ये भी आदमी ही थे यार। बेहंसा, क्या आपको रिपोर्ट दिखाई दे रहे थे? मेरा मतलब था कि निक स्टीवर्ट बच गया। उसने खुशदिली से वजाहत की। उसी वक्त वायरलेस सेट पर नुस्वानी आवाज उभरी। ये वही आवाज थी जो हम पहले भी सुनकर उसे लौरा ब्राउन समझ चुके थे। 11421 ओवर। यस मैडम। मुबीन नामी कमांडर की आवाज उभरी। यकीनन उसका कोड नाम 21 था। मुबीन, हम पर हमला हुआ है। शाह और कारिम मारे जा चुके हैं। यहाँ कुछ आदमी भेजो। ओवर। उसकी बात सुनकर हमें निक के बचने की तस्दीक हो गई थी। मैडम, 20 आदमी लाशें उठाने के लिए भेजे हैं। यहाँ पर 10-12 आदमी ही बचे हैं और कैंप से शाम तक मजीद नफरी नहीं पहुँच सकती। ओवर। क्या वो अब तक वहाँ नहीं पहुँचे? ओवर। लौरा ब्राउन की आवाज में झुंझलाहट उसके गुस्से को जाहिर कर रही थी। पहुंच तो गए हैं लेकिन अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं। ओवर। लौरा ब्राउन ने कहा, उन्हें कहो लाशें उठाएं और वापस आ जाएं। ओवर। मगर स्नाइपर का खतरा तो अब तक मौजूद है ना? ओवर। मुबीन ने अंदेशा जाहिर किया। नहीं, वो खबीज शायद हमारी ट्रांसमिशन सुन रहा था, इसलिए वो हमारे खिलाफ घात लगाए पहुंच गया। ओवर। यूं लग रहा था जैसे वो ये सब दांत पीसते हुए कह रही हो। पिछले चंद माह से मुसलसल कामयाबियां समेट रहे थे। अब उन्हें खातर ख्वाह जवाब मिला था तो गुस्सा तो उन्हें आना था। मगर उसे कैसे मालूम हुआ कि आप कहाँ जा रहे हैं? मुबीन ने हैरानी जाहिर की। ये ना हो आप पर हमला करने वाला कोई दूसरा शख्स हो। ओवर। मुबीन, ये बहस का वक्त नहीं है। दिए गए हुक्म पर अमल करो। जब कह दिया कि वो वहां नहीं है तो बस नहीं है। ओवर एंड ऑल। लौरा ब्राउन ने उसे मजीद कुछ कहने से रोक दिया था। मैं साथ साथ कमांडर अब्दुल हक को भी लौरा ब्राउन और मुबीन की बातचीत से आगाह करता गया। उसी वक्त मुबीन अपने इंतजार करने वाले साथियों को लाशें उठाने का हुक्म भी दोहराने लग गया था। इस बार वो पश्तो में बोला था, इसलिए कमांडर अब्दुल हक को इसकी बात समझ आ गई थी। उसके आदमियों का फासला हमसे ज्यादा था, उसके बावजूद उनका जवाब सुनाई दे गया था। अब्दुल हक दुआइया लहजे में बोला, अल्लाह करे जिला खान तक हमारा पैगाम पहुंच गया हो। मैंने मशवरा चाहने वाले अंदाज में कहा, मेरा ख्याल है लौरा ब्राउन के साथ थोड़ी गपशप करते हैं। अब्दुल हक ने नफी में सर हिलाया। इस तरह तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम उनकी ट्रांसमिशन सुन रहे हैं। उन्हें पहले ही से पता है। लौरा ब्राउन इस बारे में मुबीन को इशारा दे चुकी है। बातचीत का फायदा। अब्दुल हक बातचीत के हक में नहीं था और पहले अगर शक था तो आप उसी यकीन में बदल देंगे। दुश्मन को नफसियाती तौर पर उसकी शिकस्त का एहसास दिलाने से वो बदहवास होकर गलतियां करता है, गुस्से में आकर मौके फराहम करता है। बाकी जहां तक इस सेट का ताल्लुक है तो चंद घंटों तक इसकी बैटरी जवाब दे जाएगी और हमारे पास ना तो इसकी फालतू बैटरी है और ना इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसके मखसूस ब्रांड का चार्जर। बेहतर होगा कि उन्हें अपने पास वायरलेस की मौजूदगी का यकीन दिलाकर उन पर नफसियाती दबाव बढ़ा दे। इसी तरह वो खुलकर बातचीत नहीं कर सकेंगे। बड़ा दूर तक सोचते हो यार। उसका तहसीन अमेज लहजा मुझे बातचीत की इजाजत देने के लिए था। मेरे बात करने से पहले ही दूर कहीं मुसलसल फायरिंग की आवाजें आने लगी थी। अब्दुल हक ने ख्याल जाहिर किया, लगता है कमांडर जिला खान ने अपना काम शुरू कर दिया है। उसी वक्त लौरा ब्राउन मुबीन को पुकार कर फायरिंग की वजह पूछने लगी। मैडम, लगता है दुश्मनों से टाकरा हो गया है, मैं पूछ कर बताता हूँ। वेट। लौरा को इंतजार करने का कहकर वो बार बार अपने आदमियों को पुकारने लगा। एहतशाम फर मुबीन। ओवर। 3-4 बार पुकारने के बाद एहतशाम की सहमी हुई आवाज आई, कमांडर हम दुश्मन के घेरे में हैं। जितने आदमी बिलाशें उठाने ऊपर पहुंचे थे उनमें से कोई नहीं बचा। मैं और जिया एक चट्टान के पीछे छुपे हैं। हमें कमिक भिजवा दो। तुम्हारे पास 20 आदमी भेजे थे। ओवर। मुबीन चीख ही तो पड़ा था। मेरे ख्याल में तो हम 2 बचे हैं। ओवर। एहतजाम की सहमी हुई आवाज उसके खौफजदा होने को जाहिर कर रही थी। यकीनन जिला खान ने एक दम हल्ला बोलकर उनका सफाया कर दिया था। मुबीन उसे जवाब दिए बगैर लौरा ब्राउन को साफ सूरत हाल बता रहा था। निक स्टीवर्ट की आवाज अब तक नहीं सुन पाया था मैं। शायद वायरलेस सेट लौरा के हाथ था, इसलिए
इसलिए वही बातचीत करती थी। फौरन कैंप में बात करके हेलीकॉप्टर मंगवाओ और ओवर एंड ऑल। सूरत हाल देखते हुए लोरा ने चीखते हुए हुक्म पास किया था। पीछे कैंप से मुबीन ने लॉन्ग रेंज वायरलेस ही पर बात करना थी और वो ट्रांसमिशन हम नहीं सुन सकते थे। गर्दिश शहर में मोबाइल फोन सर्विस काम करती थी, मगर इन पहाड़ों में सिग्नल नहीं आते थे, या अगर आते भी थे तो उन्हें जाम कर दिया गया था ताकि मुजाहिदीन के राब्ते में रुकावट डाली जा सके। लोरा बेबी बहुत परेशान लग रही हो। ओवर। वायरलेस सेट पर खामोशी चाहते ही मैं बोल पड़ा था, हु इज हियर? उसने चौंकते हुए पूछा था। शायद दोस्त न कह सकूं और दुश्मन के नाम से क्या लेना, कुछ भी कह सकती हो। ओवर। तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। उसने नफरत भरे लहजे में धमकी दी। इतना गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता लोरा बेबी, और तुम्हें इस अहमक निक ने भी नहीं बताया कि स्नाइपर तब ही अपने शिकार का पीछा छोड़ता है जब उसका मुतबादल बंदोबस्त कर ले। खामखा इतने आदमियों को मुरवा दिया। ओवर। वादा करती हूँ तुम ज्यादा अरसा जमीन पर चलते नजर नहीं आओगे। ओवर। गुस्से की ज्यादती की वजह से उसे धमकी देने के अलावा कुछ नहीं सूझ रहा था। मैंने उसे चिढ़ाया, अगर तुम आड़ से अपना हाथ भी बाहर निकाल कर दिखा दो तो मैं समझूंगा कि तुम वाकई कुछ कर सकती हो। ओवर। अगर इतने ही सूरमा हो तो मुझे स्नाइपर राइफल उठाने दो, फिर मैं देख लेती हूँ तुम कितने पानी में हो। ओवर। इस मर्तबा उसके लहजे में गुस्से की बजाय दिलचस्पी छुपी थी। मैंने कहका लगाते हुए कहा, क्या दुश्मन को भी हथियार दिए जाते हैं लोरा बेबी? ओवर। उसने तंजिया लहजे में कहा, निहत्थे आदमियों पर हथियार तान कर बढ़के मारने वाला कोई न मर्द ही हो सकता है। ओवर। मैंने एक और कहका लगाया, तो तुम कौन सा मर्द हो? ओवर। तुम्हारा नाम क्या है? ओवर। मैं आशिकाना अंदाज में बोला, हुस्न वालिद जिस नाम से पुकारे मुझे एतराज नहीं होगा। ओवर। उसने दिलचस्पी भर लहजे में पूछा, क्या तुमने मुझे देखा है? ओवर। तारीफ तो काफी सुनी है। ओवर। मैंने हवा में तीर छोड़ा। उसे ताव दिलाने वाले अंदाज में कहा, अगर इतनी ही खूबसूरत लगती हूँ तो मुझे जाने दो। ओवर। मैंने पूछा, क्या अपने साथी को यहीं छोड़ जाओगी? ओवर। वो इत्मीनान भर लहजे में बोली, पहले अपनी जान की फिक्र करना चाहिए। ओवर। अगर जाने दूं तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? ओवर। क्या चाहिए? ओवर। मैंने कहा, डेट पर चलोगी? ओवर। अगर मेरा जवाब इस बात में हो तो? ओवर। उसका शौकी भरा लहजा उसकी तहजीब सकाफत को जाहिर कर रहा था। वो कोई मशरकी लड़की नहीं थी कि ऐसी बातों पर शर्माती। जिस तहजीब में शोहर की आंखों के सामने उसके दोस्त से लिपट कर बोसा दिया जा सकता हो, उसके लिए शर्मो हया कोई मानी नहीं रखते। ठीक है, तुम अपने सर से टोपी उतार कर अपने बालों को खुला छोड़ दो ताकि मैं पहचान की तस्दीक कर सकूं। ऐसा न हो धोखे में तुम्हारा नामुराद आशिक निक भाग जाए। ओवर। इस बात की क्या गारंटी है कि तुम मुझे जाने दोगे? ओवर। यकीनन वो मुझ पर एतबार नहीं कर सकती थी, बस थोड़ी मोहलत देकर हेलीकॉप्टर की आमद का इंतजार कर रही थी। जब एतबार नहीं है तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ओवर। एक पाकिस्तानी स्नाइपर का नाम सुना था जिसे हमारे कुछ दोस्त SS कहकर पुकारते थे, क्या तुम वही हो? ओवर। इस मर्तबा वो मतलब की बात पर आ गई थी। यकीनन मेरी निशानाबाजी के साथ जो मुबालगा आमेज कहानियां मशहूर थीं उन तक भी ये शोहरत पहुंच गई थी। यूं भी हम पेशा होने की हैसियत से मेरा नाम उस तक पहुंचना कोई हैरत नहीं रखता था। मुझ तक भी तो काफी अरसा पहले उसका नाम पहुंच गया था। मैंने कहका लगाते हुए कहा, पता नहीं ये SS क्या बला है, उसकी तारीफ मेरे कानों तक भी पहुंची है। ओवर। वो पूरे एतमाद लहजे में बोली, अगर तुम वो नहीं हो तो फिर हम यूं ही तुमसे डर रहे हैं। यकीनन तुम हमें रोक नहीं पाओगे। ओवर। शायद तुम ठीक कह रही हो। बहरहाल तुम आड़ से सर बाहर निकाल कर मेरा इम्तिहान ले सकती हो। ओवर। उसी वक्त एक पत्थर के पीछे से कोई चीज बुलंद हुई। यकीनन वो इंसानी सर नहीं था। गौर करने पर वो मुझे क्लशंकोव के बट जैसी चीज नजर आई थी। यकीनन उसने क्लशंकोव को उल्टा करके उसका बट पत्थर की आड़ से ऊपर उठाया था। वहां गोली को जाया करना कोई मानी नहीं रखता था, मगर दुश्मन के दिल में हैबत बिठाने का अच्छा मौका था। या शायद मैं निक स्टीवर्ट को अपनी महारत दिखाना चाहता था। बहरहाल कुछ भी था, मैंने क्लशंकोव के बट के पत्थर की आड़ से बुलंद होने के 1 सेकंड बाद ही ट्रैगर दबा दिया था। रेंज मास्टर की गोली निशाना ढूंढने में नाकाम नहीं हुई थी। राइफल काक करके मैंने फौरन वायरलेस सेट का बटन दबाते हुए कहा, सॉरी बेबी, यकीनन तुम्हारे नाजुक हाथों को झटका लगने की तकलीफ उठाना बड़ी होगी। ओवर। तुम्हें मारने का मजा ही कुछ और होगा। ओवर। इस मर्तबा रिसीवर से मर्दाना आवाज उभरी थी। ओहो अफसोस, वैसे एक स्नाइपर के लिए शर्म का मकाम है, कितनी देर से अपनी जगह से हिलने की हिम्मत नहीं कर सका। ओवर। मैंने उसे गैरत दिलाई, मगर वहां गैरत करना अपनी गर्दन कटवाने के मुसावी था। अगर उसकी जगह मैं होता तो भी वहां से हिलने की कोशिश न करता। गुज़िश्ता रोज मेरे हक में मौजूद ढलान करीब थी, इसलिए मैं उन्हें धोखा देने में कामयाब रहा था। आज उन्हें कम अज कम 10-12 कदम लेने के बाद आड़ मिल सकती थी, और इतने कदम लेने की इजाजत उन्हें रेंज मास्टर की गोली नहीं दे सकती थी। वो इकट्ठे भागते तो यकीनी तो नहीं, अलबत्ता शायद एक आदमी की जान बच जाती, और इतना बड़ा खतरा वो मोल नहीं ले सकते थे। वादा रहा, जल्द ही तुम्हारा उधार सूद समेत वापस करूंगा। ओवर। निक स्टीवर्ट के लहजे में शामिल एतमाद जाहिर कर रहा था कि उसे अपनी निशानाबाजी पर कितना भरोसा था। मैंने तंजिया अंदाज में कहा, अगर बच गए तो यूं भी थोड़ी देर तक तुम्हारे गिर्द मेरे आदमियों का घेरा तंग हो जाएगा। ओवर। इस मर्तबा उसकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ था। अब्दुल हक ने लम्हा भर की खामोशी से फायदा उठाते हुए जुबान खोली।
बड़ी तवील गपशप हो रही है। भाई हमें भी तो कुछ पता चले। मैंने कहा बड़ी गलती हो गई है यार, आईकाम सेट नहीं लाया। अगर जिला खान के आदमियों से राब्ता होता तो उन्हें इस पहाड़ी को घेरने के लिए बुला सकते थे। कमांडर अब्दुल हक ने कहा जल्दी के मंसूबे में इस तरह की गलतियां तो होती रहती हैं। मैं मायूसी भरे लहजे में बोला बस ये गलती हमारी जद्दोजहद को बढ़ा देगी। वो पुरज़म लहजे में बोला लगता है वापस जाने में मुझे ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। तकरीबन सारा रास्ता उतराई का है। ठिकाने से 3-4 आदमी साथ लेकर मैं खुद ही इस पहाड़ी का रुख करूंगा। भागो, मैंने सोचने में वक्त जाया नहीं किया था। हो सकता है जिला खान पार्टी के हाथों दुश्मन का कोई और वायरस लग गया हो। ऐसा हुआ तो उसी पर राब्ता करेंगे। मैं आपको कहूंगा अब्दुल्ला क्या हाल है और आपने फौरन चैनल नंबर 15 लगा लेना है। उसने सराज से मंसूबा सोचते हुए बयान किया और मेरा जवाब सुने बगैर दौड़ लगा दी। इस दौरान में एक लम्हे के लिए भी निक पार्टी की तरफ से गाफिल नहीं हुआ था। 1-1 फॉर 2-1 ओवर। निक मुबीन को पुकार रहा था। 2-1 सेंड योर मैसेज ओवर। मुबीन ने जवाब देने में देर नहीं लगाई थी। शाबाश। निक न मालूम उसे किस बात पर शाबाश दे रहा था, उसके साथ ही खामोशी छा गई थी। अचानक ही मुझे एहसास हुआ कि शाबाश फ्रिक्वेंसी तब्दील करने का कोड भी तो हो सकता था। तभी तो एकदम खामोशी छा गई थी। मैं फौरन नाप घुमाने लगा। 1-2 मिनट में मुझे मतलूबा फ्रिक्वेंसी मिल गई थी। बाकी मेरा अंदाजा सही साबित हुआ था। शाबाश का मतलब मुतबादल फ्रिक्वेंसी लगाना ही था। मुबीन अपनी बात खत्म कर चुका था। उस वक्त निक बोल रहा था 8 आदमियों की पार्टी को फौरन हमारी तरफ रवाना कर दो। अगर हेलीकॉप्टर की आमद से पहले दुश्मन यहाँ पहुंच गया तो हम बेदस्तोपा मारे जाएंगे। ओवर। मुबीन खुशामदाना लहजे में बोला सर आपके कहने से पहले मैं 10 आदमी आपकी तरफ रवाना कर चुका हूँ। ओवर। अपने जराये को भी हरकत दो, मालूम करो ये स्नाइपर कौन है। ओवर। निक मेरे बारे जानने के लिए बेचैन था। जी सर, कल तक मालूम कर लूंगा। ओवर। ओवर एंड ऑल। निक ने यूं ही बात खत्म की मैंने फौरन पहले वाला चैनल लगा लिया, क्योंकि एक तो उसी पर कमांडर अब्दुल हक ने मुझसे बात करना थी, दूसरा अगर निक ये जांचने की कोशिश करता कि आया मैं उसकी बात सुन सका था या नहीं तो लाजमन वो इसी चैनल पर मुझे पुकारता। मैं वो मुश्किल मतलूबा चैनल लगा पाया था कि लोरा ब्राउन की लोचदार आवाज उभरी, शहजादे कहाँ गायब हो। मैंने लेशे में खामोशी समोते हुए कहा मुझे शहजादा कहने का मतलब है डेट पक्की हुई। ओवर। वो शोखी से बोली बिल्कुल, कसम भी खा सकती हूँ, मगर तुम आओगे नहीं। ओवर। मैं उसी के अंदाज में बोला तो तुम आ जाओ, अभी खड़े होकर मेरी तरफ चलना शुरू कर दो। मेरी जगह के बारे तो तुम्हें अंदाजा हो ही गया होगा। वादा करता हूँ गोली नहीं चलाऊंगा। ओवर। वो तुर्की बोली मैंने डेट पर जाने की हामी भरी है, कैदी बनने की नहीं। अगर मेरे साथ डेट पर जाने का शौक है तो किसी शहर में मिलने की कोशिश करो। ओवर। मैंने कहका लगाया चलो ये दावत उधार रही। ओवर। अपना नाम नहीं बताओगे। ओवर। उसने एक बार फिर मुझे कुरीदा, तुम मुझे अब्दुल्ला खान कह सकती हो। ओवर। मैंने ऐसा नाम बताया जो हर मुसलमान खुद को समझता है, अब्दुल्ला खान। उसके अंग्रेजी लबो लहजे ने इतने प्यारे नाम का हुलिया बगाड़ दिया था। मैं जल्दी से बोला खालिद खान कहना काफी होगा। ओवर। वो बोली खान तो यहाँ सारे पठान है। ओवर। मगर तुम्हारे साथ डेट का हकदार तो सिर्फ मैं हूं ना, तो बस तुम इसी निस्बत से याद कर लेना कि वो खान जिसके साथ तुमने डेट पर जाना है। ओवर। उसने कहका लगाकर गोया मेरी हौसला अफजाई की थी, मगर जब वो बोली तो उसका लहजा खासा बदला हुआ था। तो खान साहब अलविदा, शायद तुम जिंदा न बच पाओ। ओवर एंड ऑल। उसके बदले हुए लहजे ने मुझे चौंका दिया था, लेकिन मेरी हैरानी ज्यादा देर बरकरार नहीं रह पाई थी। हेलीकॉप्टर के परों की पुरशोर आवाज मुझ तक पहुंच गई थी। मैंने फौरन उसकी मुतबादल फ्रिक्वेंसी लगाई। वो मुबीन को इस पहाड़ी की निशानदेही कर रही थी जिस पर मैं मौजूद था। एक हेलीकॉप्टर उस पहाड़ी पर भेजना, वहां कम से कम 2 आदमी मौजूद होंगे, उन्हें जिंदा नहीं बचना चाहिए। पायलट से राब्ते में तो होना। ओवर। यस मैडम। और जो आदमी आपके पास आ रहे थे उन्हें भी इस पहाड़ी की तरफ रवाना कर देता हूँ। अगर कोबरा की गन से बच भी गया तो हमारे आदमियों के हाथों नहीं बचेगा। ओवर। लोरा ने पूछा तीनों कोबरा आ रहे हैं। ओवर। नहीं, 2 कोबरा और 1 MI-17 है। ओवर। गुड। 1 कोबरा और MI-17 लाशें उठाने भेज दो। ओवर। मुबीन ने पूछा आगे पास नहीं भेजना। ओवर। नहीं, उस कबीज के पास जैसे ही हेलीकॉप्टर पहुंचेगा हम दोनों वापसी की राह लेंगे। ओवर एंड ऑल। लोरा ब्राउन ने गुफ्तगू खत्म होने का ऐलान किया था। कबीज का लक़ब उसने मुझे अता किया था। हेलीकॉप्टरों की आवाज सुनते ही मैंने राइफल का बट और 2 पाइप क्लोज करके थैले में डाली, क्योंकि इतना वक्त मेरे पास नहीं था कि राइफल को मुकम्मल खोलता। मुझे हेलीकॉप्टरों की इतनी जल्दी आमद की उम्मीद नहीं थी। यकीनन गर्देज कैंप में उनके हेलीकॉप्टर मौजूद थे, तभी तो इस तरह से 3 हेलीकॉप्टर यहाँ तक पहुँच गए थे। वैसे भी अमेरिकियों को हेलीकॉप्टरों की क्या कमी हो सकती है। उनकी बात के इख्तिताम तक मैं झोला अपनी पीठ पर लाद कर किसी पनाहगाह की तलाश में चल पड़ा था। 10 आदमी मेरे लिए कोई मानी नहीं रखते थे, लेकिन कोबरा गन शिप हेलीकॉप्टर मेरे परखशे भी उड़ा देता। ये खास जंग के लिए तैयार किया गया था। एक तेज रफ्तार हेलीकॉप्टर है। मछली जिस तरह पानी में हरकत करती है या हवा में, ऐसे ही हर तरफ से घूम कर हमला करता है।
आम हेलीकॉप्टर्स में गन को चलाने वाला गन मैन बैठा होता है जो किसी भी हदफ पर फायर करता है, लेकिन कोबरा का पायलट ऑटोमेटिक गन से हदफ पर तबाही फैलाता है। इसमें ऑटोमेटिक 12.7 mm की गन फिट होती है। यहाँ ये भी बताता चलूं कि हैवी स्नाइपर रेंज मास्टर की गोली भी 12.7 mm ही होती है। अगर एक गोली इंसान की खोपड़ी को कई टुकड़ों में तकसीम कर सकती है तो इसी कैलिबर की दर्जनों गोलियों ने क्या तबाही मचाना थी, ये अंदाजा करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। मेरे पास चलकर या भागकर फायर करने के लिए ले दे के ब्रेटा पिस्तौल ही मौजूद था। 10 क्लाशनकोफों और एक कोबरा हेलीकॉप्टर से फकत ब्रेटा के साथ मुकाबला करना यकीनन खुदकुशी की आसान कोशिश कही जा सकती है। दुश्मन के 10 आदमियों ने मगरबी जानिब से आना था। मेरे लिए मशरकी तरफ फरार होना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन उस जानिब कोई ऐसी आड़ मौजूद नहीं थी जिससे मैं कोबरे के पायलट की नजरों से बच पाता। अलबत्ता शुमाल की जानिब मौजूद दरख्तों और झाड़ियां मुझे नजरी आड़ मुहैया कर सकती थी। सरहद से फैसला करते हुए मैं उसी जानिब चल पड़ा। हेलीकॉप्टर की आवाज लम्हा ब लम्हा करीब आती जा रही थी। उसकी आमद से पहले मैं झाड़ियों के एक झुंड में घुसकर बेहिस्स हरकत लेट गया। कोबरा बहुत नीची परवाज करता हुआ उन झाड़ियों के करीब से गुजरा जहां मैं पहले लेटा था। उसके साथ ही मेरे कानों में तड़ तड़ की भयानक आवाज गूंजी। वो गोलियों की बौछार करता हुआ आगे गुजर गया। मेरा दिल होलने लगा। अगर वो इसी तरह हर झुंड पर गोलियों की 2-3 बरस्ट फायर करता रहता तो मुझे निशाना बनाना उसके लिए मुश्किल न होता, क्योंकि उस पहाड़ी पर झाड़ियों के इतने ज्यादा झुंड मौजूद नहीं थे। चक्कर काटकर कोबरा वापस मुड़ा और इस मर्तबा गोलियों का ब्रश साथ वाली झाड़ी पर पड़ा। जो सोच मेरे दिमाग में आई थी, पायलट भी उसी पर अमल पैरा हो गया था और जल्दी ही मेरा नंबर आ जाना था। कोबरा मेरे साथ वाली झाड़ी पर गोलियों का ब्रस्ट फायर करता हुआ आगे गुजर गया था। उस वक्त मेरी बचत मगरबी समत का रुख करने में थी। गो उस तरफ से दुश्मन ऊपर को आ रहे थे, लेकिन कोबरे की गोलियों से उसी जानब उतर कर बचा जा सकता था। लेकिन फिर मैंने एक और रिस्क लिया और कोबरे के मुड़ने से पहले झाड़ी से निकलकर चंद कदम दूर मौजूद उस झाड़ी में घुस गया जहां कोबरा अभी फायर करके आगे गया था। अगर पायलट मुझे देख लेता या वो गलती से दोबारा उसी झाड़ी पर फायर कर देता तो लोरा ब्राउन का मुझे अलविदा कहना हक सच हो जाता। मगर पायलट मुझे नहीं देख पाया था और ना उसने फायर करने में गलती की थी। हालांकि उस वक्त उसका गलती करना उसे कामयाब कर सकता था। उसने वापसी पर थोड़ी देर पहले मेरा ठिकाना बनने वाली झाड़ी पर गोलियों का छिड़काव किया और आगे गुजरता चला गया। उस सीध में जितनी झाड़ियां आई थीं उन तमाम पर कोबरे की गोलियां लगी थीं। कोबरे के सर पर से गुजरते ही मैं मजीद जनूब की जानब बढ़ा। अगली झाड़ी 15-20 कदम दूर थी, लेकिन कोबरे के मुड़ने से पहले मैं झाड़ी में दाखिल हो चुका था। पायलट गोलियां बरसाते हुए तरतीब से तमाम झाड़ियों की छानबीन कर रहा था। यह भी मुमकिन था कि एक दफा फायर कर चुकने के बाद पायलट दोबारा एक एक ब्रस्ट तमाम झाड़ियों पर बरसाना शुरू कर देता। मैं जिस झाड़ी में घुसा हुआ था उसी से कोबरे ने फायरिंग की इब्तिदा की थी। उसके बाद जनूब की तरफ झाड़ियों के झुंड मौजूद नहीं थे। इक्का दुक्का दरख्त बिलाशुबा मौजूद थे, लेकिन दरख्तों के नीचे मैं पायलट की निगाहों से नहीं छुप सकता था। चंद लम्हे सोचने के बाद मैंने एक और तजवीज पर अमल करने का फैसला किया। जनूब की जानिब मेरे छुपने की जगह से 50-60 गज दूर एक पथरीली चट्टान पड़ी थी। उसकी आड़ लेकर मैं पायलट की नजर में आने से बच सकता था, लेकिन उसके साथ ये भी जरूरी था कि मैं पायलट के साथ साथ उस चट्टान के दाएं बाएं हरकत करता रहता। कोबरे की अगली झाड़ी पर आग बरसाकर आगे बढ़ते ही मैं आखिरी झाड़ी से निकलकर पूरी कुव्वत से दौड़ पड़ा। मेरी पीठ पर लदा रेंज मास्टर का झोला मुझे ज्यादा रफ्तार से भागने नहीं दे रहा था, लेकिन उस वक्त जिंदगी और मौत की बाजी शुरू थी और यह बाजी कोई भी नहीं हारना चाहता। यूं भी पायलट की तवज्जो उन झाड़ियों की तरफ मबजूल थी जहां वो गोलियां बरसा रहा था। चट्टान के जनूबी जानब आड़ लेते ही मैं चढ़े हुए सांसों को एतदाद बरलाने लगा। उसके साथ ही मेरा ज़हन तेजी से उस हालत से निकलने की तजवीज़ सोच रहा था। अगर पैदल दुश्मन ऊपर पहुंच जाता यकीनन मुझे चूहे की तरह घेर कर हलाक कर देते। कोबरा की वजह से मैं किसी आड़ में रहकर भी उनका मुकाबला न कर पाता कि कोबरा सर पर पहुंचकर मुझे बड़ी आसानी से हलाक कर देता। बचाव का एक ही तरीका था कि कोबरा वहां से चला जाता, जबकि पायलट का फिलहाल ऐसा इरादा नजर नहीं आ रहा था। और फिर तंग आमद बजंग आमद के मसदाक मैंने ऐसा फैसला किया जिसे आम हालात में खुदकशी ही का नाम दिया जा सकता था। रेंज मास्टर का झोला पेड़ से उतार कर मैंने राइफल बाहर निकाली और उस पर साइट लगाने लगा। चंद सेकंड बाद मैं 200 मीटर रेंज लगाकर राइफल के पीछे लेट चुका था। उस वक्त अगर पायलट उस तरफ देख लेता तो मेरा बचना मुहाल था। भरी हुई मैगजीन राइफल से जोड़ते हुए मैंने राइफल काक की और पीछे लेटकर पायलट पर निशाना साध लिया। कोबरे की तेज रफ्तार ही मेरे लिए नहायत मुश्किल पैदा कर रही थी। अगर मैं सीधी गोली फायर करता तो पायलट को कभी भी निशाना न बना सकता। मुनासिब लीड लेकर ही मैं कामयाब फायर कर सकता था।
गो किसी भी मुतहर्रिक हदफ को निशाना बनाने के लिए लीड का फार्मूला मौजूद है, मगर मसला ये था कि ऐसा तभी मुमकिन है जब मुतहर्रिक चीज़ की रफ्तार मालूम हो, और कोबरे की रफ्तार मुझे मालूम नहीं थी, इसलिए मज़कूरा फार्मूला मेरे किसी काम का नहीं था। अलबत्ता पेशावर स्नाइपर के दिमाग में एक अपना अंदाजे का मीटर लगा होता है और उसी वक्त मेरा ज़ाती अंदाज़ा ही काम आ सकता था। हेलीकॉप्टर की बाईं खिड़की का शीशा खुला था, इसलिए मैं उसके मगरब की तरफ मुड़ने का इंतजार करने लगा। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं था क्योंकि कोबरा झाड़ियों के आखिरी झुंड को निपटाने वाला था। पायलट के चक्कर काट कर मगरब की तरफ मुड़ते ही मैंने पायलट के सर पर शस्त ली और उसकी अपनी राइफल के मुतवाजी आने से पहले मैंने बैरल को अंदाजे से मुनासिब लीड देकर दिल ही दिल में अपने पाक परवरदिगार को मदद के लिए पुकारते हुए ट्रैगर दबा दिया।